तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 3 to 7 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को देखा था जो लिंगडोंग के सामने आ चुके होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग है साथ ही साथ जो लिंगडोंग के बगल में लड़की कुनलिंग होती है वो लोग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को ग्रीट किए थे। गाइस एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ने लिंगडोंग को देखकर ही बता दिया था कि भाई लिंगडोंग किन किन बंदों से मिल चुका है, जैसे फ्लेम मास्टर, कैओस मास्टर, डार्कनेस मास्टर और 1 मिनट आइस मास्टर। आइस मास्टर अपने पुनर्जन्म में सफल हुई। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं रहस्यमय पत्थर के तावीज से क्या तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए नहीं आओगे। और गाइस तभी लिंगडोंग की बॉडी से जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो बाहर आ जाता है और सीधे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की तरफ देखता है और कहता है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर, मुझे इस स्टेट में तुम्हें देखकर काफी ज्यादा दुख हो रहा है। तो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं अरे भाई चलो जो होना था वो हो ही गया, अब मैं इस दुनिया में खत्म होने वाला हूँ, केवल मेरा इस छोटा सा हिस्सा ही बचा है जो मेरी विरासत की रक्षा कर रहा है। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जब एंशिएंट टाइम का ईमोस के साथ बैटल नहीं हो रहा था तो गॉड लाइक कल्टिवेटर ने अपने पुनर्जन्म का त्याग कर दिया था और ईमोस की दुनिया की जो दरार इस दुनिया में खुली थी उसे सील कर दिया था। और इसके बाद गॉड लाइक कल्टिवेटर और टोटल जो 8 मास्टर्स थे वो काफी ज्यादा घायल थे। 8 मास्टर गाइस गॉड लाइक कल्टिवेटर के ही डिसाइपल थे। तो गॉड लाइक कल्टिवेटर के पास जितनी भी एनर्जी बची थी उसका यूज करते हैं और वो आइस मास्टर को पुनर्जन्म में भेज देते हैं। लेकिन अभी भी 7 मास्टर्स बचे थे जिनमें से एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को छोड़कर किसी की भी हालत बढ़िया नहीं थी। वो सारे मास्टर्स इतने ज्यादा घायल थे कि वो अपने आप को पुनर्जन्म में भेज ही नहीं पा रहे थे। अगर वो पुनर्जन्म में नहीं जा पाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो अपने वहाँ पर पुनर्जन्म को बलिदान करते हैं। मतलब एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की थोड़ी सी हालत बढ़िया थी सबके मुकाबले और फिर वो अपने पुनर्जन्म का बलिदान कर देते हैं और उनसे जो ऊर्जा जो भी एनर्जी निकलती है का यूज करते हुए वो बाकी 6 मास्टर को पुनर्जन्म में भेज देते हैं और अपने मर जाते हैं। मतलब गाइस यहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की यहाँ पर केवल सोल का छोटा सा हिस्सा ही मौजूद है जो उनकी विरासत की रक्षा कर रहा है। रहस्यमय पत्थर का तावीज से एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को बताता है कि यहाँ पर ये जो लिंगडोंग है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज का नया मालिक है। तो वहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर थोड़ा सा चंचल नजरों से रहस्यमय पत्थर के तावीज को देखते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा मालिक है। क्योंकि गाइस जो रहस्यमय पत्थर का तावीज था ना वो केवल एक ही बंदे को अपना सच्चा मालिक मानता था और वे थे गॉड लाइक कल्टिवेटर और बाकी जिनके साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर मिला हुआ था। मतलब बहुत एंशिएंट टाइम में समय हो चुका है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि रहस्यमय पत्थर का तावीज किसी को ना मिला हो तो वह उसका केवल साथी बन सकता था, मालिक नहीं। तो वही यहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो थोड़ा सा चिढ़ाते हुए रहस्यमय पत्थर के तावीज से बोलते हैं क्योंकि गाइस इनकी दोस्ती थोड़ी सी बढ़िया थी ना, जैसे नहीं एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को चिढ़ाता है तो वैसे ही। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर के तावीज होता है वह कहता है मुझे जितना आइडिया है कि जो लिंगडोंग है वो पक्का ही गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव करेगा। ये बात सुनकर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर रहस्यमय पत्थर का तावीज बताता है कि लिंगडोंग के पास 2 पैतृक प्रतीक है जो तुम भी हासिल नहीं कर पाए थे। यह बात सुनकर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे इस बंदे को देखकर ऐसा एहसास हो गया है, सच में यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। बट अभी भी लिंगडोंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और 2 पैतृक प्रतीक होना गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव करने से बहुत ही ज्यादा दूर है। रहस्यमय पत्थर का तावीज बोलता है कि गॉड लाइक कल्टिवेटर ने मरने से पहले मेरे अंदर एक चेतना छोड़ी थी कि नए गॉड लाइक कल्टिवेटर को ढूंढो। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं तो क्या वो आइस मास्टर नहीं है। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं अरे छोड़ो यार इस मैटर को, मैं पहले ही मर चुका हूँ, इस बात पर मुझे ज्यादा उतना फोकस नहीं करना है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम आइस मास्टर से मिल चुके हो, क्या वह ठीक है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं आइस मास्टर से नहीं मिला हूँ, मैं इंग वान से मिला हूँ।
वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो तुरंत लिंगडो की आंखों में इंग वान वान के प्रति एक अजीब सी भावना को देख लेते हैं और कहते हैं, भाई तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा हिम्मती हो। जब एंशिएंट टाइम में आइस मास्टर जिंदा थी और मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा पावरफुल था, तो भी वह बंदी मुझ पर थोड़ा सा घास नहीं डालती थी। लेकिन सच में तुम्हारे अंदर जो भावना और तुम्हारे अंदर से जो मुझे आभा महसूस हो रही है ना, ऐसा लगता है कि तुम इंग वान वान जिसे तुम आइस मास्टर मैं बोल रहा हूँ, वाह उसके साथ तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे समय को व्यतीत किया हुआ है। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो, तुम एक दिन कामयाब जरूर होगे। फिर वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह सीधे ही कुनलिंग की तरफ देखते हैं। अरे गाइस, वह कुनपेंग ट्राइब की वही ब्यूटीफुल सी लड़की जिसकी मेंटल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड स्टेज के बराबर है, सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कुनलिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुन युआन के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तो वहाँ पे जो कुनलिंग होती है पहले एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के सामने झुक जाती है और कहती है वो हमारी कुनपेंग ट्राइब की एक पूर्वज थी। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कुन युआन के साथ मेरा क्या संबंध है। तो वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वह कहती है, हाँ कुन युआन जो हमारी पूर्वज थी, आपने उनके साथ शादी किया था, यानी मेरी पूर्वज कुन युआन और आपके बीच में पति पत्नी का रिश्ता था। यह बात जैसे गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो भी सुनता है, काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि भाई ये जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर था वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी था। इसने कुन युआन जो कुनपेंग ट्राइब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पूर्वज थे उनसे भी शादी किया था, और 9 फॉक्स ट्राइब, आपको याद है वो फॉक्स ट्राइब की पूर्वज है, उससे भी भाई इस बंदे का चक्कर था। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और तभी लिंगडोंग को याद आता है कि भाई इसी के चक्कर में यहाँ पर जो ये कुनलिंग उसके पास डेवोरिंग पावर है और उसको एब्जॉर्व करने की भी ताकत है। साथ ही साथ गाइस आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जो कुनलिंग है वह एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की बेटी है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम को बीते हुए ना लाख साल हो चुके हैं, और लाख साल में मतलब कितने इनकी जनरेशन पास हो चुकी होगी, जनरेशन टू जनरेशन ये ब्लड लाइन पास होती जा रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रास्मे पत्थर के तावीज़ से पूछता है कि भाई सच में जिसके पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल होता है अगर उसका कोई मतलब वंशज आता है तो उसके पास भी एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स होगी। तो वहाँ पर रास्मे पत्थर का तावीज़ बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर थे ना वो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल को एकदम पूर्ण एकदम कंप्लीटली सीख चुके थे, वो उसके साथ समझो विलीन हो चुके थे, उनके शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। तो इसी के कारण एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के जो वंशज पैदा हुए कुनपेंग ट्राइब में उनके पास थोड़ी थोड़ी सी पावर थी, लेकिन हर बंदे के पास पावर नहीं थी। आपको भी पता होगा इसे कुनलिंग जो है वो कुनपेंग ट्राइब में 1000 सालों में पैदा होने वाली सबसे ज्यादा जीनियस लड़की है, यानी 1000 सालों में उनके पास कोई ऐसा बंदा प्रकट हुआ है। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, लिंगडोंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम यहाँ पर कुनलिंग को साथ नहीं लाते तुम इस विरासत को नहीं पा पाते। तुम जाने मैंने ऐसे तुमसे क्यों कहा था? तुम सोच रहे होगे कि भाई ये मेरी वंशज है इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरी विरासत है ना उसको प्राप्त करने के लिए 2 बंदों की हेल्प चाहिए, और यहाँ पर ये जो कुनलिंग है वह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सपोर्टर हो सकती है। अगर तुम कुनलिंग से सपोर्ट मांगते हो तो ही तुम उस विरासत को पा पाओगे। अगर कुनलिंग तुम्हारी मदद नहीं करती है तो तुम उस विरासत को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर विरासत को हासिल करने के लिए तुम अकेले गए तो मैं पक्का कह सकता हूँ तुम मर भी सकते हो। ये बात सुनकर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और फिर वह कुनलिंग की तरफ देखता है जो अपना मुंह फुलाए हुए थी, यानी जो लिंगडोंग है वो उसे कुनलिंग की मदद चाहिए होगी और एकदम दिल से कुनलिंग मदद करेंगे। पता चला उसकी बाहर से रक्षा करनी है जब लिंगडोंग विरासत प्राप्त करेगा। अब पता चला उसको बीच में छोड़कर चले जाए, लिंगडोंग मर हो जाए बीच में। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भाई अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था कि कुनलिंग, हेलो कुनलिंग जी चलिए मेरी हेल्प कर दीजिए। गोड़ और पकड़े उस लड़की का, और वो लड़की जान है बहुत ही ज़्यादा बकर लिंगडोंग को रास्ते में चिल्वा उलवा रही थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुनलिंग की तरफ देखता है। कुनलिंग ने तो अपना मुंह ही फुला लिया था और साइड कर लिया था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तो कुनलिंग से मदद मांगने के लिए भीख तो मांगेगा नहीं, भाई चलो प्लीज़ प्लीज़। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर से बोलता है, अरे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर मुझे कुनलिंग की हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा अकेले ही।
एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, अरे लिंगडोंग ये उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। मैंने ही इस विरासत को बनाया है और मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर तुम्हारी कुलिंग सपोर्ट करती है ना तो अभी तुम्हारे पास केवल 50% चांसेस है कि तुम इस विरासत को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम कुलिंग का सपोर्ट नहीं लोगे और अपनी बाहरी प्रोटेक्शन नहीं करवाओगे जब तुम विरासत को प्राप्त करोगे तो तुम पक्का ही विरासत को नहीं प्राप्त कर पाओगे और मर जाओगे। यानी तुम्हें किसी भी हालत में कुलिंग का सपोर्ट चाहिए होगा, वरना अकेले विरासत पाने का चांस 10% से भी कम है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है जैसे बात सुनता भाई का, तो अब क्या करूँ, इस लड़की के सामने झुककर माफ़ी मांगूँ, भाई गोर पकड़ लूँ क्या, भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अभी भी खड़ा होता है और उसके चेहरे पर ऐसे पसीना हो रहता है, भाई क्या करे क्या करे। फिर वहाँ पर जो कुलिंग होती है उसे अचानक से लिंगडोंग ने जब उसकी हेल्प नहीं की थी, उसको हाथ दिया था, गोदी वोदी में लेकर आया था, वो भी वो सारी चीज़ें सोचने लगती है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते ठीक है मैं तुम्हारी विरासत पाने में हेल्प कर दूंगी, बदले में बस तुम मुझसे दूर रहना, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग जैसे बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कुलिंग के लिए इसके धन्यवाद बोलता है कि भाई भविष्य में उसकी रक्षा करेगा और मतलब भविष्य में उसकी जो भी हेल्प चाहिए ना लिंगडोंग प्रोवाइड कर देगा। और गैस मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, दरअसल यहाँ पर जो लिंगडोंग है ना उसके पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है, यानी ये जो कुलिंग और जिसके पास भी डिवोरिंग पावर है लिंगडोंग उन्हें दबा सकता है और चाहे तो लिंगडोंग इस कुलिंग का फायदा भी उठा सकता है और कुलिंग कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो कुलिंग होती है वह कहती है कि मुझसे दूर रहना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ भाई मैं दरिंदा और नहीं हूँ, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालूंगा, तुम गलत मत समझो। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं लिंगडोंग मुझे तुम्हारी बॉडी कुछ टाइम के लिए उधार चाहिए क्योंकि मेरे इस विमान में कुछ तुच्छ प्राणी घुस चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना है। लिंगडोंग जैसे तुच्छ प्राणी का नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या इस विमान में आपका मतलब ईमो इस विमान में घुस चुके हैं। तो वहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं हाँ यहाँ पर कुछ 4 किंग लेवल की ईमोस हैं और उनका लीडर घुस चुका है। तो गाइस यहाँ पर टोटल 5 ईमोस हैं जिनकी कल्टीवेशन किंग लेवल की है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था 4 लोग हैं, लेकिन 4 लोग किंग लेवल के ईमोस तो हैं, लेकिन उनका बॉस भी आया है जो ये नॉर्मल किंग लेवल के ईमोस है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाहर की फाइट्स में जैसे फर्स्ट एल्डर झूली, लियू किंग, मूडी, ये सारे लोग बाहर फाइट कर रहे हैं और 4 किंग लेवल के इमोस उनसे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5वां बंदा है वो आराम से सिंहासन लगाकर ऐसे स्टाइल में बैठा हुआ है कि भाई देखो मज़ा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बताते हैं लिंगडोंग को कि यहाँ पर टोटल 5 किंग लेवल के इमोस मौजूद हैं। लिंगडोंग जैसे ही ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि एक किंग लेवल की इमोस की पावर एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेटर के बराबर होती है और यहाँ पर 5 मौजूद है। भाई कितना ज़्यादा भयानक है। तो वहाँ पर जो कुलिंग होती है वह कहते हैं बट ये कैसे हो सकता है, इस डायमेंशन का एक नियम है कि इस डायमेंशन में कोई भी रिइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर एंटर नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं हर चीज़ों में एक कमियां होती हैं, अगर तुम उन कमियों का फ़ायदा उठाओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये जो इमोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, उन लोगों ने शायद किसी तरह का ट्रिक यूज़ किया और इस विमान में घुस चुके हैं। तो लिंगडोंग मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मान जाता है। फिर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की वो आत्मा होती है वो सीधे लिंगडोंग की बॉडी में घुस जाती है। लिंगडोंग की बॉडी के आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसी काली रोशनी घूमती है। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है, ऐसे बिजली चमक रही हो आंखों से, और फिर हमें बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैटल दिखाई दिया जाती है जहां पर जो भी कल्टीवेटर्स इन ईमो से फाइट कर रहे होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स नहीं थे वो किंग लेवल के ईमो का अटैक का सामना भी नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जैसे लियू किंग, फर्स्ट एल्डर झूली और मूडी, कुनिवान, ये 4 ही बंदे केवल 4 किंग लेवल के इमो से फाइट कर रहे थे और बाकी लोग इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और लोगों ने अपने 4 तरफ एक बहुत ही बड़ी शील्ड बनाई हुई थी। कोई भी इन शील्ड से बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि अगर कोई भी बंदा बचकर उसने भागने की कोशिश कर रहा था ना तो भाई इमोस का इतना खतरनाक अटैक आ रहा था कि बॉडी के चिथड़े उड़ जा रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारे 4 पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं जिनकी कल्टिवेशन वर्ल्ड स्टेज के पीक पर होती है वो भी इन 4 किंग लेवल के इमोस का सही से
से सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। और जो बाकी किंग लेवल के इमोस होते हैं वो लगातार मतलब फाइट करते करते, जैसे लियो किंग और ये सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली, ड्रैगन ट्राइब के कुछ पावरफुल एल्डर्स है, कुनपेंग ट्राइब का और वो एल्डर मोडी 9 फोनिक्स ट्राइब का, वो लोग भी केवल ऊपर जाकर इनिमो से लड़े होते हैं और बाकी लोग ना केवल शील्ड बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो पांचवा गाइस जो ईमो होता है, जो इनका लीडर होता है चारों ईमोस का, वह कहता है भाई कब तक लड़ोगे यार, थोड़ा सा हमला करो और इन शील्ड उल को थोड़ा सा तबाही मचाओ। ये इंसानों के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, इनको तो तुम चुटकियों में ख़त्म कर दोगे, एक बार इनका शील्ड तोड़ो। तो फिर वहाँ पर जो चारों इमोस होते हैं वह कहते हैं ठीक है लीडर, और इसी के साथ वो लोग झूली और बाकी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग घसटते फसटते दूर जाकर गिरते हैं। और इसी के साथ जो चारों किंग लेवल के इमोस होते हैं, जो बाकी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर शील्ड बनाकर बचे हुए थे ना, उनकी शील्ड पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं और उनकी शील्ड के चुकने कर देते हैं। वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ऐसे हाथ का निर्माण करते काले काले कलर का, और सीधे इन सभी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर की तरफ कर देते हैं। भाई जितने भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर्स इधर आए हुए थे विरासत पाने की लालच में, एकदम हिले के हिले रह जाते, अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, एकदम उनकी पैर कांप चुके थे। मतलब इतना बड़े वो हाथ के अटैक थे ना, भागते तो भी मर जाते। लेकिन अचानक से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है। ये जो पावरफुल अटैक होता है, जो 4 किंग लेवल के इमोस ने अटैक नहीं किया होता है, उनके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। साथ ही साथ चारों किंग लेवल के इमोस दूर पटका जाते हैं। और वहाँ पर हमारे लिंगडोंग की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक एंट्री होती है यार, ब्लैक होल को ऐसे चिरता हुआ। जैसे जैसे लिंगडोंग आगे बढ़ा होता है ना, जैसे डायमेंशन भी क्रैक कर जा रही होती है, इतना ज़्यादा खतरनाक उसकी बॉडी से आभा रिलीज हो रही होती है। फर्स्ट एल्डर झूली, ड्रैगन ट्राइब के लियू किंग, ये लोग कहते ये तो लिंगडोंग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उनकी तरफ देखता और कहता है मैं लिंगडोंग नहीं हूँ, बल्कि मैंने लिंगडोंग की बॉडी को कुछ टाइम के लिए उधार लिया है। वहाँ पर जैसे ये सारी पावर्स और आभा रिलीज हो रही होती है, तुरंत सेलेस्टियल डीमन मार्टिन टाइप के फर्स्ट एल्डर झूली और बाकी लोग कहते हैं ये तो एंसेंट डिवॉरिंग मास्टर हैं। फिर गाइस वहाँ पर जो एंसेंट डिवॉरिंग मास्टर होते हैं वो इमोस की तरफ देखते हैं और उनके फिर लीडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो इन छोटे मोटे किंग लेवल के इमोस को लेकर यहाँ पर मेरे डायमेंशन में घुस गया है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वहाँ पर वो जो सारे इमोस होते हैं वो भी कहते हैं ये तो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर है, इसने इस बंदे की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, सॉरी यस कब्जा नहीं, उधार ले लिया है आप बोल सकते हैं, और ये हमसे लड़ने के लिए आया है। तभी वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह उनके लीडर को पहचान लेते हैं। जो 4 किंग लेवल के इमोस नहीं थे, उनका एक पांचवा बंदा था जिसे लीडर बोलते थे वो लोग। वो बंदा सबसे ज़्यादा इन लोग में ताकतवर और स्पेशल है। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं अबे तू तो 10 सरपासिंग इमो किंग है ना भाई, मुझे याद है जब मैंने एंशिएंट टाइम में इमोस के साथ बैटल कर रही थी तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी इमोस को मारा था। तो गाइस समय यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और उस फाइट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो कई सारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हाई लेवल के किंग लेवल के इमोस के साथ घिरे हुए होते हैं। और भाई इतना ज़्यादा खतरनाक तेज़ी से किंग लेवल के इमोस को नरसंहार शुरू कर देता है, धड़ धड़ मारे जा रहे होते हैं। और इसी के अंदर ये 10 सरपासिंग इमो किंग भी था। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की इतनी ज़्यादा भयानक तबाही को देखकर कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से किंग लेवल के इमोस को मारे जा रहे थे, भाई वो बंदा डर कर मारे भाग गया। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते वह कहते भाई तू तो वही फनी बंदा है ना जो उस बैटल के बीच में लड़ाई छोड़कर भाग गया था, मुझे लगा नहीं था कि तू अभी भी जिंदा होगा। 10 सरपासिंग इमो किंग अपने चारों साथियों से बोलता है इस एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर पर अपने पूरी ताकत से हमला करो और इसे खत्म कर दो, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा पहले ही मर चुका है, केवल एक छोटा सा इसका सोल का हिस्सा इस बंदे की बॉडी में आया है। तो वहाँ पर जो चारों किंग लेवल के इमोस होते हैं वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ कर देते हैं, जितनी पास में उनकी ताकत थी ना वो सभी यूज़ कर देते हैं। 4 आसमान में बड़ी बड़ी काले ऐसे हाथ के ऐसे पंजे बनाते हैं और वो जो बड़ी अटैक्स होते हैं इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ को रिलीज करते हुए ना सीधे ही एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर उस अटैक को देखते हैं और बस उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ाते हैं और एक काली ऐसे बीम तैयार होती है, खट 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 खट, इतनी ज्यादा खतरनाक है काली बीम शूट होती है ना। 4 जो बड़े अटैक्स आ रहे थे पंजो, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक थी इमोस की, एक ही झटके में सारे इमोस की टेक्निक्स को
उड़ा देते हैं भाई, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और जो चारों ईमो होते हैं वो धड़कते फड़कते लटकते उटकते एकदम ज़मीन पर घिसटते उसटते जाते हैं, सीधे एकदम मुंह से खून फेंक देते हैं। वो लोग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। सबसे ज़्यादा शौक थे यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली थे। भाई ये बंदा क्या ही चीज़ है, इसने केवल अपने एक अंगुली से अटैक किया और इतनी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक अटैक, मतलब 4 किंग लेवल के इमोस को ऐसा वैसा कर दिया। और ऊपर से इस बंदे की केवल यहाँ पर सोल ही मौजूद है। 10 सरपासिंग ईमो किंग जब एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखता है वो भी थोड़ा सा हिल जाता है। और फिर वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर से बोलता है, एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर तू इस दुनिया में मर चुका है, साथ ही साथ इस दुनिया में भी अभी भी बहुत सारे ईमोस मौजूद हैं और इस दुनिया में अब कोई भी एंशिएंट टाइम की तरह गॉड लाइक कल्टिवेटर मौजूद नहीं है। और जो एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर ने ईमोस की दुनिया की दरार को सील किया है वह सील जल्द ही टूटने वाला है। और फिर जो इस दुनिया में तबाही आएगी वो तू समझ भी नहीं सकता। और फिर 10 सरपासिंग डिंगम अपने चारों किंग लेवल के ईमोस को कहता है कि अपना पूरी ताकत लगाओ और इसको खत्म कर दो। नहीं खत्म कर पा रहे हो तो यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स मौजूद हैं उनको ही मार डालो। तो वहाँ पर जो चारों किंग लेवल के इमोस होते वह कहते हैं ठीक है हम इस एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को नहीं रोक सकते, तो हम थोड़ा सा तुम लोग ऐसे भड़काओ उड़काओ, मैं जाकर जो बाकी कल्टिवेटर्स हैं उनको जान से मारने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं अच्छा ये बात है, तुम 4 नॉर्मल किंग लेवल के इमोस मेरा सामना कर पाओगे। और इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और जैसे वे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ना, जो चारों किंग लेवल के इमोस थे उनके पीछे से 4 ब्लैक होल तैयार होते हैं। भाई वो ब्लैक होल एक झटके में उन सभी को खींचने लगते हैं। चारों किंग लेवल के इमोस उस ब्लैक होल से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस उन ब्लैक होल की इतना ज़्यादा खतरनाक सक्शन पावर थी ना कि उन 4 किंग लेवल की इमोस की बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। मतलब ब्लैक होल उनकी बॉडी कैसे टुकड़े टुकड़े कर कर खींच लेता है। यानी ये चारों किंग लेवल के इमोस चांद से मर चुके हैं। भाई जैसे इस नज़ारे को ना यहाँ पर इंसानों के बाकी कल्टिवेटर्स देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है। फर्स्ट एल्डर झूली, लियू किंग, कुन युआन और मूडी ये लोग तो एकदम हिले हुए थे। भाई एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का केवल यहाँ पर सोल का छोटा सा हिस्सा था और उन्होंने 4 किंग लेवल के इमोस को एक पल के अंदर खत्म कर दिया। और वो भी इतना ज़्यादा भयानक मारे हैं कि क्या ही बताया जाए। गाइस आप लोग को फ्लेम डिवाइन हॉल का बैटल याद है ना, जहाँ पर जो एल्डर मोल हुए थे और वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी और ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर फाइट आउट किया था। और किंगसी जो एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर थे उनको एक किंग लेवल के इमोस को जान से मारने के लिए अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी थी। और एंशिएंट टाइम का एक 6वें रैंक का वाला कोई ट्रेजर था उसको एक्टिवेट करना पड़ा था। आपको याद है ना, उन्होंने 3 पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ करते हुए उस ट्रेजर को एक्टिवेट किया था, तब वो एक किंग लेवल के इमोस को जान से मार पाए थे। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर जिनकी सोल ही केवल अभी लिंगडोंग की बॉडी में घुसी थी और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उन्होंने 4 किंग लेवल के इमोस को एक झटके में मार दिया था। तो भाई अब सोच नहीं सकते थे एंशिएंट टाइम में जो इमोस की लहर आई हुई थी उसमें किस तरह से इस बंदे ने इमोस को मारा होगा। लेकिन गाइस ये चारों किंग लेवल के इमोस मर तो चुके थे, लेकिन उनका डेविल हार्ट है। गाइस डेविल हार्ट की मदद से ये लोग जिंदा हो सकते हैं। जिस तरह से इंसानों में एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर या कोई पावरफुल कल्टिवेटर जब मरता है तो उसके पास युआन आत्मा होती है, वो उस युआन सोल की वजह से फिर से रीइंकार्नेट कर सकता है। जिस तरह से मिस्टर डाउ ने किया है, वो अब एक पूरी तरह से जिंदा उंदा नहीं हो चुके हैं, उसी तरह से इमोस के केस में डेविल हार्ट होता है। तो चारों का डेविल हार्ट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर तुरंत फिर से ब्लैक होल बनाते हैं और फिर से उन चारों के दिल को भी पूरी तरह से नष्ट करने वाले होते हैं। एक बार इनका डेविल हार्ट खत्म है तो ये चारों किंग लेवल की इमोस भी खत्म है। तो वहां पर डेविल हार्ट से आवाज गूंजती है कि 10 सरपासिंग इमो किंग, भाई तू कर क्या रहा है, कुर्सी पर बैठ बैठ कर क्या देख रहा है, जल्दी से हमारी मदद करना भाई, तू हमारा लीडर है, कुछ तो हेल्प कर। तो वहाँ पर जो 10 सरपासिंग डीमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे ही उन चारों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का जो ब्लैक होल होता है वो 2 दिल को ख़त्म कर देता है, लेकिन जो 10 सरपासिंग ईमो किंग होता है वो 2 को बचा लेता है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की तरफ देख कर कहता है भाई तेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हम तुझे ख़त्म कर देंगे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर।
एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, ओहो तुमने 2 को बचा लिया है, देखता हूँ कब तक बचा पाते हो। इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसे बीम फिर से शूट करते, काली कलर की बीम होती है और बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से सीधे ही 2-3 बीम इस बार शूट करते हैं 10 सरपासिंग ईमो किंग पर। 10 सरपासिंग ईमो किंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है उस बीम को रोकने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। 10 सरपासिंग डीमन पीछे चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर 2 बचे हुए दिल को नष्ट कर देते हैं। यानी उन्होंने 4 किंग लेवल के इमोस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह देखने के बाद वहां पर अब 10 सरपासिंग डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पूरी पावर्स को शो करता है। उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी ऐसे डेविल की आकृति प्रकट होती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है और वह कहता है, एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, तुम्हारी यही घिसी पिटी टेक्निक है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे रोक पाएगी? इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, एंशिएंट डिवोरिंग आई और अचानक से एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर जो लिंगडोंग की बॉडी में थे उनकी तीसरी आंख खुलती है और ये तीसरी आंख के अंदर एक ब्लैक होल देखा जा सकता था। जैसे ही एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक को 10 सरपासिंग ईमो किंग देखता वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है, भाई तू इस टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है? तेरे पास तो रियल बॉडी भी नहीं है, तेरी सोल बस एक इंसान की बॉडी में आई हुई है और तू आखिर इस एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक को यूज कैसे कर सकता है? और गाइस हमें इस एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक के बारे में बताया जाता है। जब एंशिएंट टाइम में जो ईमोस ने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को घेर लिया था ना, तो इसी में ये 10 सरपासिंग ईमो किंग भी था, वहीं से बंदा बचकर भागा था। अब क्यों भागा था ये देखिए, क्योंकि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ने इसी एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक का यूज किया था और इस आई से जो रोशनी ऐसे बीम शूट हुई थी ना भाई, उन्होंने उनके सामने 100 ईमो किंग थे ऐसे खट 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 कर बीम, जिसके बीम ना एक ईमो किंग को छेदते हुए 2 किंग धाड़ धाड़ बस छेद करते हुए जा रही थी और ऐसे लगातार, जैसे नहीं लेजर बीम ऐसे कमरे में चलाओ वैसे ही लगातार लाशें बिछती जा रही थी और इसी से ये बंदा बचकर भागा हुआ था। इसीलिए तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये तेरी बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टेक्निक है, तू आखिर इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बस तेरी सोल का हिस्सा ही है ना, तू जिंदा होकर इस दुनिया में तो नहीं आ गया। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं, ऊपर जाकर पता कर लेना। उसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए इस आई वाली टेक्निक का यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीम सीधे आसमान को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, यानी 10 सरपासिंग ईमो किंग की तरफ। तो 10 सरपासो ईमो किंग तुरंत एक अपने सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा दरवाजा ऐसे बना लेता है। यह उसकी कोई सीक्रेट टेक्निक थी जिसके कारण उसका डिफेंस काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस दरवाजे पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे, लेकिन गाइस जैसे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक वाला अटैक जाकर उस दरवाजे से टकराता है, भाई दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ वहां पर जो 10 सरपासिंग डीमन किंग होता है वो एक ही झटके में उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और 10 सरपासिंग ईमो किंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वहां पर जो गाइस 10 सरपासिंग ईमो किंग है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ईमो है, तो इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा ये ईमो स्पेशल क्यों है। वहां पर जो 10 सरपासिंग ईमो किंग होता है गाइस वो मारा नहीं होता है, अभी भी उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा से निशान पड़ चुके थे, मतलब वो बंदा काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। 10 सरपासिंग डीमन किंग अब कहां पर होता है, क्योंकि वह देखता है कि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर फिर से इसी एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक का यूज करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत वहां पर अपनी पोर्टल को ओपन करता है और वहां से भाग जाता है। और भागने से पहले वो बोलता है कि यह दुनिया जल्दी इमोस के कब्जे में होगी, क्योंकि जितना मुझे आइडिया लगा है तू एक ही बार इस दुनिया में दिखाई दिया है और इसके बाद तू इस दुनिया से भी गायब हो जाएगा, तू भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा, यानी इस दुनिया में उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स नहीं बचेंगे, फिर हमारा प्लान कामयाब होकर रहेगा। इसी के साथ वो आवाज भी गायब हो जाती है।
तो वहां पर जो फर्स्ट एल्डर झूली होता है वह एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है, एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर आप उसको भागने मत दीजिए, वो इमोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसे खत्म कर दे तो आप इंसानियत पर काफी ज्यादा बड़ा उपकार करेंगे, आपने उसे भागने क्यों दिया। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं, मैं उसे नहीं मार पाता क्योंकि मेरे यहाँ पर शोल ही मौजूद है और मैंने एंशिएंट डिवोरिंग आई टेक्निक का केवल एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मेरी अगर शरीर होता ना, मतलब मैं जीवित होता, तब तो इसको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता। और ऊपर से वह ईमो भाग रहा है, मैं इस विमान से बाहर निकल कर दौड़ा कर उसे मार नहीं सकता। वैसे चलो, जो होना था वो हो ही गया। फिर वह सभी इंसानों की तरफ देखता है जो इस समय एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के सामने झुके हुए थे, क्योंकि अगर यहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर नहीं आए होते तो उन सभी का यहाँ पर खात्मा हो जाता। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते वह कहते हैं, ये दुनिया जिस मतलब ये जो अभी डायमेंशन है ना, जहाँ पर ही तुम लोग विरासत प्राप्त करने के लिए आए हो, ये डायमेंशन अब कुछ ही टाइम में नष्ट होने वाला है, तो तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जो 9 फिनिक्स ट्राइब का एल्डर मूडी होता है, एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे सेट के जो ग्रैंड एल्डर है एल्डर ज़्यूफेंग, वो भी विरासत प्राप्त करने के लिए महल के अंदर गए हैं, तो क्या वो ठीक है और वो कहाँ पर हैं। तो गाइस ज़्यूफेंग वही बंदा है जिसको लिंगडोंग ने तोड़ ताड़ कर एकदम पीट पाट कर रख दिया था। अरे ज़्यूफेंग यार, आपको याद नहीं है क्या लिंगडोंग ने उसको तोड़ा ताड़ा था। और ये बंदा 9 फोनिक्स ट्राइब है, जो 4 बड़ी ट्राइब्स में से उनका एक ग्रैंड एल्डर है, उसकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल की है, दांत तो तोड़कर भिखारी बना दिया था। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो अपना हाथ हिलाते हैं और आसमान से, मतलब जो महल था वो आसमानी में था ना, तो एंशिएंट डिवोरिंग महल के अंदर से जो ज़्यूफेंग होता है वो उड़ता हुआ सीधे बाहर आता है और धड़ाम से गिरता है। भाई वो खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका एकदम चेहरा ऐसे पीट पाट दिया था, दांत और चुकड़ एक भिखारी लग रहा होता है। पहली नज़र में तो एल्डर मूडी भी नहीं पहचान पाता, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यूफेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में 9 फोनिक्स ट्राइब के सभी एल्डर्स से बोलता है, एल्डर मूडी और 9 फिनिक्स ट्राइब के सभी एल्डर्स से इस लिंगडोंग को पकड़ लो और इसे यहीं पर खत्म कर दो। इस बंदे ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की है, मैं इस लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं। और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस समय लिंगडोंग अपनी बॉडी में नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी को एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहां पर जो एल्डर मूडी होता है वह तुरंत ज़्यूफेंग की तरफ देखता और कहता, भाई शांत हो जाइए सारे से। लेकिन वो ज़्यूफेंग तो एकदम शांति नहीं होने वाला था, क्योंकि गाइस उसकी पिटाई कुछ अच्छी खासी हो गई थी। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है, इतना ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होता है ना कि जो ज़्यूफेंग होता है वो तुरंत अपने घुटने पर आ जाता है, वो उस प्रेशर के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पर जो 9 फोनिक्स ट्राइब का फर्स्ट एल्डर मूडी होता है वो अपने ग्रैंड एल्डर से बोलता है, अरे ग्रैंड एल्डर ज़्यूफेंग ये लिंगडोंग नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी को एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर कर रहे हैं, तो कृपया शांत हो जाइए। जैसे इस नाम को एल्डर ज़्यूफेंग सुनता वो भी एकदम डर उड़ जाता है, इसीलिए तो उसे यहाँ पर जो प्रेशर महसूस हुआ था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था। वो तुरंत हमारे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के सामने घुटने पर आ जाता है, ज़मीन पर लेट जाता है और तुरंत उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, जो लिंगडोंग है वो मेरी विरासत को प्राप्त कर नया उत्तराधिकारी बनने वाला है, तो अगर तुम उससे पंगे लेते हो तो तुम्हारा ये ऐसा वैसा हो जाएगा। वहाँ पर जो एल्डर मूडी होता है और वहाँ पर जो ज़्यूफेंग होता है वह कहता है, अरे सर जी ये तो गलती हो गई, हम तो लिंगडोंग को अपना पापा मान चुके हैं, हम उससे कभी भी पंगे होंगे नहीं लेंगे। फिर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो चारों पावरफुल ट्राइब के फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हैं, जैसे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से फर्स्ट एल्डर झूली, कुनपेंग ट्राइब का वो कुनयुआन और 9 फिनिक्स ट्राइब का एल्डर मूडी, साथ ही साथ ड्रैगन ट्राइब का लियू किंग, उन चारों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम चारों ही पहले ही वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुके हो, ये लो। और इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर अपनी कुछ आभाएं उन चारों पावरफुल एल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं, ये मेरी रीइंकार्नेशन लेवल की समझ है, इसको तुम लोग बढ़िया से अगर यूज करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाओगे, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही चारों वो बंदे वो पाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रीइंकार्नेशन लेवल अचीव करना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। लेकिन एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की समझ की वजह से वो लोग जरूरी कुछ ही महीनों में भी हासिल कर लेंगे। वो लोग एंशिएंट
डिवोरिंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। फिर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो मिस्टर डाउ और टाइगर ज़ेवियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा लिंगडोंग के साथ कुछ अच्छा ही रिलेशन है और इसीलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर अपनी कुछ आभाएं और कुछ रोशनी डालते हैं, वो पता नहीं क्या देते हैं, यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ने टाइगर ज़ेवियन और मिस्टर डाउ को कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल दिया था। और फिर जो मिस्टर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे बड़ा ब्लैक होल आसमान में तैयार करते हैं। ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसी के साथ एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं ये जो मेरा सोल है वह इस दुनिया को अंतिम बार देख रहा है, इसी के साथ मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो जाने से पहले यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स मौजूद हैं उनको यहाँ पर ये आभाएं देना चाहता हूँ। इन लोग को बढ़िया से इन आभाओं को ऑब्जर्व करो और तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वह तुरंत इस आभा के लिए एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को धन्यवाद बोलते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर इस दुनिया में लास्ट बार दिखाई दिए हैं क्या? तो हाँ, इसका जवाब यही है। जैसे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ना लिंगडोंग को विरासत के लिए टेस्ट जो नहीं वो रखे हैं उसके लिए भेजेंगे, एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर तुरंत इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा रूल ही सेट किया था कि जैसे वो अपनी विरासत को एक्टिवेट करेंगे उनकी जो सारी ऊर्जा है या उनकी जो भी चेतना उतना है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर एक बार लिंगडोंग उनकी विरासत को प्राप्त कर लेता है तो ठीक है, वरना उनकी विरासत भी खत्म हो जाएगी। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर चाहते थे कि वो एक ही बंदे को चुने और जिस भी बंदे को वो चुने ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, तो उन्होंने इस बार लिंगडोंग को चुना है। फिर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर अपने एंशिएंट डिवोरिंग महल के अंदर चले जाते हैं। जो सारे कल्टिवेटर्स होते हैं वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को इस दुनिया से विदा करते हैं और वहाँ पर जो सारे कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं तो चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग है ना उसको विरासत पाने में टाइम लगने वाला था, तो यही फर्स्ट एल्डर झूली बोलते हैं कि यह विमान अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर यहाँ पर हम रुकेंगे तो हमें वैसे भी फालतू खतरों का सामना करना पड़ेगा। और रही बात लिंगडोंग की, तो वह जैसे विरासत प्राप्त कर लेगा यहाँ से जाने का कोई ना कोई रास्ता होगा और फिर हम उसे आकर ले लेंगे। मतलब सॉरी गाइस, ले लेंगे का मतलब ये नहीं लिंगडोंग से विरासत छीन लेंगे, मतलब उसको ड्रॉप कर लेंगे, मतलब उठाकर अपने साथ लेकर चले जाएंगे। फिर गाइस हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग की बॉडी से निकल जाते हैं। और गाइस लिंगडोंग के अंदर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर उसकी बॉडी को कंट्रोल तो कर रहे थे, लेकिन लिंगडोंग अंदर से सारी चीज़ें देख पा रहा होता है कि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। उन्होंने 4 किंग लेवल की इमोस को ख़त्म कर दिया और वो भी इतनी ज़्यादा आसानी के साथ है। और उन्होंने भाई क्या ही इस फाइट में तबाही मचाई है। इसलिए वह एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर से पूछता है एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ये क्या था, आखिर आप रीइंकार्नेशन लेवल पर इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गए? मैंने बहुत सारे रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स को देखा है लेकिन वो लोग भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आखिर आप किस तरह से रीइंकार्नेशन लेवल की इस खतरनाक पावर को अचीव कर पाए हैं? एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं रीइंकार्नेशन लेवल ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कई सारे लेवल्स आते हैं। जो पहला लेवल आता है वो सिंपल या नॉर्मल लेवल बोल सकते हैं, जहां पर कोई भी कल्टिवेटर अगर रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करता है तो वह उस लेवल्स यानी सिंपल लेवल पर पहुंचता है। और उसके आगे भी 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल्स नहीं बल्कि 3 थंडर स्ट्राइक को झेलना होता है। जो रीइंकार्नेशन लेवल की थंडर स्ट्राइक होती है, यह थंडर स्ट्राइक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर वो बंदा झेल नहीं पाता ना तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे और वह बंदा वहीं पर खत्म हो जाएगा। दरअसल ये तीनों थंडर स्ट्राइक है एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेटर का सबसे बड़ा भय होता है, क्योंकि वो कितने सारे रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि कभी भी वो इस थंडर स्ट्राइक को नहीं बुलाते हैं। लेकिन इन 3 थंडर स्ट्राइक में से पहले अगर तुम थंडर स्ट्राइक को झेल जाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, यानी नॉर्मल रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेटर के बराबर तुम्हारी पावर 1000 गुना होगी। और फिर अगर तुम और भी ज़्यादा ताकतवर रिसोर्सेस का जुटाकर सेकंड थंडर स्ट्राइक की तैयारी करो, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो अच्छा आपने तीनों थंडर स्ट्राइक को पार किया है। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं हाँ
मैंने ही नहीं बल्कि जितने भी गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल्स थे उन सभी ने इस लेवल को अचीव किया था। यानी गाइस उन लोगों ने रीइंकार्नेशन लेवल के आगे जो 3 थंडर स्ट्राइक गिरता है, मतलब पहली बार 2 3 समझे 3 लेवल्स है, उसको भी वो लोग पार किए थे। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं, लेकिन हम में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आइस मास्टर थी। आइस मास्टर ने तीनों थंडर स्ट्राइक को एक ही बार में झेला था। यह बात सुनकर गाइस लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वह कहते हैं मैंने तो एक थंडर स्ट्राइक को झेला, उसके बाद 10-20 साल बाद फिर दूसरे थंडर स्ट्राइक को झेला, ऐसे कर 3 थंडर स्ट्राइक को पार किया था। लेकिन आइस मास्टर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, उसने तीनों थंडर स्ट्राइक को एक साथ झेला था, इसलिए तो वो बंदी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर ये गॉड लाइक कल्टिवेटर किस लेवल पर थे? तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते वह कहते हैं गॉड लाइक कल्टिवेटर रीइंकार्नेशन लेवल के ऊपर जो लेवल आता है उसका नाम है एंसेस्ट्रल लेवल, उस लेवल के थे। और हमारे टीचर वो थे गॉड लाइक कल्टिवेटर, यानी हमारे टीचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। मैंने भी रिसर्च किया था कि भाई रीइंकार्नेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करके एंसेस्ट्रल लेवल में किस तरह से पहुंचा जाए, लेकिन मैं भी उसमें अचीव नहीं कर पाया हूँ। मतलब मैं भी जितना रिसर्च किया हूँ उतना बढ़िया है। जब तुम मेरी विरासत को पा जाओगे ना तो मेरी सारी रिसर्च तुम्हें मिल जाएंगी, जो तुम्हारे सच में काफ़ी ज़्यादा भविष्य में कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगी अगर तुम एंसेस्ट्रल लेवल पर कभी भविष्य में जाते हो। और लिंगडोंग तुम जानते हो ईमोस में भी एक ऐसे ईमोस होते हैं ना जो एम्परर लेवल के ईमोस होते हैं, उनकी पावर एंसेस्ट्रल लेवल के कल्टीवेटर के बराबर होती है। ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा लिंगडोंग शौक हो जाता है और कहता है क्या ईमोस में जो एम्परर लेवल के ईमोस होते हैं वो सच में एंसेस्ट्रल लेवल की पावर रखते हैं? वहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर कहते हैं हाँ, एंशिएंट टाइम में केवल हमारे मास्टर गॉड लाइक कल्टीवेटर ही उससे फाइट करने में सक्षम थे। तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है तो क्या आपका कभी सामना एम्परर लेवल के ईमोस से हुआ था? तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ, एंशिएंट टाइम की जब बैटल हो रही थी तो वहाँ पर एम्परर लेवल का ईमोस दिखाई दिया था, मैंने उसके साथ फाइट किया था, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसने मुझे इस हद तक हरा दिया था कि मैं वहाँ से उठ भी नहीं पा रहा था। साथ ही साथ उसी की वजह से ना बहुत सारे लोग मरे थे और उसका सामना करने के लिए हमारे गॉड लाइक कल्टीवेटर है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस ईमोस के साथ फाइट किया और उस एम्परर लेवल के ईमोस को सील कर दिया। तो गाइस आप समझ सकते हैं एम्परर लेवल का ईमो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वह आइस मास्टर एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को बुरी तरह से घायल करने में सक्षम था, साथ ही साथ उन्हें तो जान से मारने वाला था। तो भाई समझ सकते हैं एम्परर लेवल का जो ईमो है वो कितना ज़्यादा डेंजर और कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग चलो इन बातों को छोड़ो, इनके बारे में तुम्हें भविष्य में आइडिया लग जाएगा, तुम पहले मेरी विरासत को पाने पर ध्यान दो। देखो यहाँ पर अगर तुम लोग बढ़िया से इस विरासत को प्राप्त कर लेते हो ना तो यहाँ पर जो कुनलिंग है तुम्हें भी विरासत का काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, तो अपनी पूरी कोशिश करना। वहाँ पे जो कुनलिंग होती है वह कहती है ठीक है मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जो लिंगडोंग है वो विरासत हासिल कर सके। एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर बोलते हैं जैसे मैं इस विरासत को एक्टिवेट करूंगा मेरा जो ये सोल का बचा हुआ हिस्सा है वो भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो मैं तुम लोग को बस इतना बोलना चाहूंगा कि अपनी पूरी कोशिश करना, मेरी विरासत को व्यर्थ मत जाने देना। और कुनलिंग और लिंगडोंग तुम दोनों एक बात ध्यान दो कि अपनी पूरी कोशिश ऐसे करना ना जैसे कि तुम लोग पति पत्नी हो, इतना ज़्यादा मिल मिलाकर तुम लोग को इस विरासत को प्राप्त करना है। और रही बात है अगर कोई भी एक बंदा इस विरासत को पाने में फेल हो जाता है तो दूसरे को भी इसका नुकसान होगा, उसकी कल्टीवेशन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। और लिंगडोंग सबसे ज़्यादा गहरा असर तुम पर पड़ेगा क्योंकि अगर तुम विरासत को पाने में फेल हो जाते हो तो तुम मर जाओगे और तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हो। तो बढ़िया से विरासत प्राप्त करना,
तो मैं विरासत को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। इसी के साथ जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो अपनी विरासत को एक्टिवेट कर देते हैं। अब गैस यहाँ पर लिंगडोंग और कुनलिंग को इस विरासत को बढ़िया से प्राप्त करना है। गैस मेनली यहाँ पर जो कुनलिंग है ना वो लिंगडोंग की मदद करेगी। अब किस तरह से मदद करती है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और लिंगडोंग इस विरासत को प्राप्त करेगा। साथ ही साथ विरासत को एक्टिवेट करने के बाद एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के जो ये सोल का हिस्सा होता है वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।